हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन। इन्फिनिटी लाइब्रेरी एजुकेशन के अपने इस चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो अपने इस चैनल पर अपन क्या पढ़ रहे हैं, कंटिन्यू कॉलम क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग की क्लासेस कंटिन्यू देख रहे हैं। अपन के एग्जाम भी आ गए, कंटिन्यू क्लासेस आ रही है, आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी कर रहे हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कैटलॉगिंग के कुछ मैं आपको आगे अपडेटेड वीडियोज़ लेके आ रहा हूँ, क्योंकि कैटलॉगिंग के वीडियोज़ में मैंने अभी तक आपको कैटलॉगिंग में क्या क्या पढ़ा दिया था। कैटलॉगिंग में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया था, सिंगल ऑथर एंट्री पढ़ा दी थी, जॉइंट ऑथर की एंट्री पढ़ा दी थी और सुडोनिम की एंट्री पढ़ा दी थी। अब एक जो आज आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है कैटलॉगिंग का, वो है आपके कॉर्पोरेट बॉडीज। कॉर्पोरेट बॉडीज अपन को समझना है कॉर्पोरेट बॉडीज होती क्या है। डेफिनेटली ये मान के चलो, कॉर्पोरेट बॉडीज की आपके जैसे कि डीएलएस वाले बच्चों के लिए मैं अगर मैं बात करूं तो आपके 5 क्वेश्चन आते हैं। डीएलएस वालों के बच्चों के AACR2 कुछ नहीं आता है। अगर डीएलएस वाले बच्चों को ये कॉर्पोरेट बॉडीज समझ में आ गई तो मान के चलो आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो गए, मतलब किसके, कैटलॉगिंग के। फिर आपको कैटलॉगिंग में कोई भी फेल नहीं कर पाएगा, क्यों कि एक तो आपके सुडोनेम की या जॉइंट ऑथर की एंट्री आ जाएगी या सिंगल ऑथर की एंट्री आ जाएगी, 2 कॉर्पोरेट बॉडीज की एंट्री मिल जाएगी आपको। 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन आपको बनाने होते हैं। तो ये जब टॉपिक अगर डीएलएस वाले बच्चों ने, अब इसमें मैं कॉर्पोरेट बॉडीज में बहुत सारी एंट्रियां बनती है, 1-2 एंट्री नहीं है। कॉर्पोरेट बॉडीज में मैं कम से कम आपको 6-7 टाइप की एंट्रीज पढ़ाऊंगा। अगर आप लोगों ने ये एंट्रीज अच्छे से पढ़ ली तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ डीएलएस वालों बच्चों के 03 कोड का जो एग्जाम होता है, हो सकता है पहले उनके कोई बैक आ गई हो सकता है मैं उनको पहले नहीं पढ़ा पाया हूँ, हो सकता है उनके पहले किसी वजह से मतलब बैक रह गई हो सकता है कोई नया बच्चा है जो फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा है। कोई भी बच्चा ये कॉर्पोरेट बॉडीज की एंट्री पढ़ने के बाद उनका डीएलएस वालों का सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं उसी परफॉर्मेंस में चल रहा हूँ। 23 मार्च से एटलीस्ट एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो पहले डीएलएस वालों बच्चों के और जो बीएलएस वाले बच्चे हैं उनके एग्जाम जून नेक्स्ट मंथ में हो रहे हैं, तो अभी अपने पास में टाइम है। तो मेरी पहले कोशिश रहेगी कि मैं कॉर्पोरेट बॉडीज और डीएलएस वाले बच्चों के भी पहला कॉलन का एग्जाम होगा, तो कॉलन अपने ऑलमोस्ट कंप्लीट है। वहां तक जितना अभी तक मैंने कॉलन में पढ़ा है उतना अगर किसी बच्चे ने पढ़ लिया तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ वो बच्चा फेल नहीं होगा। 100 फेल क्या, मैं तो कह रहा हूँ अच्छा स्कोर करेगा, वो 60 to 70% मार्क्स लेके आएगा। फिर मैं बात कर रहा हूँ कैटलॉगिंग की। तो जैसे डीएलएस वाले बच्चों के कैटलॉगिंग का एग्जाम आ रहा है तो वो एटलीस्ट जून के एंड में आ रहा है, नहीं सॉरी जून फर्स्ट ऑफ वीक में आ रहा है। मई में आप एग्जाम दोगे कॉलन का, जैसे ही जून में आओगे तब तक मैं आपको कॉर्पोरेट बॉडी सारी की सारी अच्छे से करवा दूंगा। तो डीएलएस का तो मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा एटलीस्ट, मतलब हो सकता है मैं डीडीसी की 1-2 क्लासेस आपके लिए लेके आ जाऊं, बट अगर आप कॉलन और डीडीसी मैंने जितना पढ़ाया उतना पढ़ लोगे उसमें ही आपका तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। मैं डीडीसी की भी 1-2 क्लासेस ले आऊंगा। रिमेनिंग बचते हैं मेरे बीएलएस वाले स्टूडेंट्स। बीएलएस वालों के लिए भी कॉलन हो चुका है, तब तक उनके एग्जाम आएंगे तब तक तो मैं AACR2 की भी एंट्रीज लेके आ जाऊंगा उनके लिए। AACR2 को पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा और पूरा बहुत अच्छे से समझा दूंगा। उनके भी पहले कॉलन का एग्जाम होगा, कैटलॉगिंग का एग्जाम एटलीस्ट 10 जून के बाद में हो रहा है, तब तक सब कुछ अपना कंप्लीट हो जाएगा और मैं बहुत अच्छे से आप सबको कवर करवा दूंगा। तो आज अपन जो कॉर्पोरेट बॉडीज पढ़ रहे हैं, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कैटलॉगिंग क्लासिफिकेशन। कैटलॉगिंग अलग है, क्लासिफिकेशन अलग है। कैटलॉगिंग के लिए जो है ना कॉर्पोरेट बॉडीज हैं वो इंपॉर्टेंट है, इसमें चेंजेस होंगे। अभी तक आपने जो बेसिक एंट्रीज पढ़ी है, जैसे सिंगल ऑथर एंट्री हो गई, डबल ऑथर एंट्री हो गई या मोर देन 2 ऑथर एंट्री हो गई, सुडोनिम एंट्री हो गई, उसमें अब आपको क्या देखते थे आप, क्या आप हेडिंग सेक्शन में क्या करते थे, हेडिंग सेक्शन में आप ऑथर का नाम लिखते थे। और ऑथर का नाम लिखने का तरीका क्या होता था, ऑथर के सरनेम को आप पहले लिखते थे और रिमेनिंग जो भी उसका नाम होता था उसको आप ब्रैकेट में लिखते हैं। कॉर्पोरेट बॉडीज में ये चेंज होएगा। सबसे पहले अपन को समझना है कॉर्पोरेट बॉडीज होती क्या है। इसको अगर अपन हिंदी में कहना चाहे तो ये होती है समिष्ट निकाय। समिष्ट निकाय, कॉर्पोरेट बॉडीज को हिंदी में क्या कहते हैं, समिष्ट निकाय बोलते हैं। अब ये कॉर्पोरेट बॉडीज 2 टाइप की होती है, एक तो होती है परमानेंट होती है और एक नॉन परमानेंट होती है। कॉर्पोरेट बॉडीज को मैं ऐसे समझा सकता हूं कि इसमें 3 टाइप के फॉर्मेट आएंगे आपके लिए। अभी मैं आपको पूरा डिटेल में लिखाऊंगा, पहले मैं आपको कॉर्पोरेट बॉडीज से संबंधित पहले इंट्रोडक्शन कर देता हूं। तो कॉर्पोरेट बॉडीज को भी अगर मैं डिवाइड करता हूं तो इसको 3 भागों में अपन डिवाइड करते हैं। एक तो आपका कोई भी सरकारी मंत्रालय हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, तो मतलब सरकारी मिनिस्ट्री, सरकार से संबंधित कोई भी मंत्रालय होता है तो वो एक कॉर्पोरेट बॉडीज होती है। दूसरी अगर मैं बात करता हूँ सरकारी डिपार्टमेंट, कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट, जैसे मैं कह रहा हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट ले लो, हेल्थ डिपार्टमेंट ले लो, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ले लो, ये सारे के सारे हो गए, ये भी एक तरह की कॉर्पोरेट बॉडीज होती है। फर्स्ट तो मैंने क्या बताया था, सरकारी मंत्रालय। मंत्रालयों के नाम से अपन को एंट्री बनानी रहेगी, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया, मैंने कह दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, तो ये भी क्या हो गया, सरकारी डिपार्टमेंट हो गया। मैंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ
टैक्स डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिपार्टमेंट, तो ये सारे के सारे सरकारी मंत्रालय हुए कि नहीं हुए, और इनसे संबंधित जो विभाग होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट। तीसरी कॉर्पोरेट बॉडी होती है जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो भी प्राइवेट संस्थाएं होती है, जो भी संघ होते हैं, उनको क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। उनकी भी क्या होती है, कॉर्पोरेट एंट्रीज बनती है। लेकिन आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है, ये सब चीज मैं आपको नोट्स में लिखाऊंगा, जब किसी सरकारी डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है तो उसमें कहीं पे भी कोलैबोरेटर का यूज नहीं होता है। क्यों? कि सरकारी डिपार्टमेंट से कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार होगा तो सरकार क्या करेगी, सरकार कोई बजट देती है आपको, कोई आपदा प्रबंधन राहत पे रिपोर्ट बनाती है, सरकार क्या करती है, कोई गजट पेश करती है, सरकार कोई समीक्षा लाती है, उसमें कोलैबोरेटर की उनको जरूरत भी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो एक शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और एक नहीं सॉरी शॉर्ट टाइम के लिए तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन मतलब उसमें ऐसा होता है उसमें किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का एक काम होता है और वही डिपार्टमेंट उस काम को कंप्लीट करता है। लेकिन मैं कहना चाहूँ अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि मैंने कह दिया इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन ILA, मैंने कह दिया यूनेस्को, मैंने कह दिया RRLF राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, ये जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, अगर इनके द्वारा अगर कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है या कोई भी बुक पब्लिश की जाती है तो उसमें कोलैबोरेटर का योगदान होता है। ये सारी चीजें मैं आपको लिखूंगा, अभी आपको मैं इंट्रोडक्शन से समझा रहा हूँ। अब अगर मैं इंस्टीट्यूशंस को भी आगे एक्सप्लेन करना चाहूँ आपके लिए, तो ये इंस्टीट्यूशंस भी आगे दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं। एक तो होते हैं मतलब परमानेंट इंस्टीट्यूशंस, और एक होते हैं टेम्परेरी इंस्टीट्यूशंस। परमानेंट इंस्टीट्यूशंस ऐसे होते हैं जो निरंतर काम करते रहते हैं, जिनको कोई ना कोई अगर अपन देखें तो उनको भी परमानेंट इंस्टीट्यूशंस को भी मैं आगे डिफाइन करके बताऊंगा। ये भी आगे 3 पार्ट के होते हैं, लेकिन मैं समझाना चाह रहा हूँ कि इनको परमानेंट क्यों कहा जाता है। मतलब कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसको कोई संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, मतलब जो आपके संविधान के अकॉर्डिंग उसको मान्यता प्राप्त है, तो वो परमानेंट इंस्टीट्यूट होगा कि नहीं होगा। तो वो परमानेंट इंस्टीट्यूट अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रिलीज करेगा या कोई भी बुक पब्लिश करेगा या कुछ भी रिपोर्ट निकालेगा, मतलब तो वो क्या रहेगी, क्या शॉर्ट टाइम तक ही रहेगी, क्या वो अनिश्चित काल तक रहेगी। मतलब वो डॉक्यूमेंट जब तक मतलब लाइब्रेरी में आपके रहेगा या कहीं पे भी रहेगा तो वो डॉक्यूमेंट उस डॉक्यूमेंट की वैल्यू रहेगी। मतलब तो परमानेंट अगर मैं इंस्टीट्यूशंस की बात करता हूं तो इनको अगर अपन आगे 3 पार्ट में डिफाइन करते हैं, तो एक तो होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। जैसे कि मैं आपको कह दूं कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट हो गया, या जैसे कि मैं कह दूं यूनेस्को हो गया, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल, यूनेस्को क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, मतलब पूरे विश्व के उसको पूरे विश्व का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है कि नहीं है। यूनिसेफ क्या करता है, अलग अलग रिपोर्ट जारी करता है। क्या उन रिपोर्ट्स की वैल्यू कभी एक फिक्स टाइम के बाद में कंप्लीट खत्म हो जाती है क्या? कभी नहीं होती है। तो जैसे कि मैंने कह दिया अपने इंडिया में ही मतलब है राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRRLA, आपने सुना भी होगा या आपने 01 एग्जाम दिया होगा तो आपने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े होंगे, तो उसमें आपने ये पढ़ा होगा RRRLF, जिसे अपन क्या कहते हैं, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। ये फाउंडेशन क्या करता है, जो भी पब्लिक लाइब्रेरीज होती है, जो भी सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं, उनको फंडिंग करने का काम करता है, और इसको भी संविधान के अंदर किसी न किसी अनुच्छेद के तहत मान्यता दी गई है। तो क्या ये संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हुई नहीं हुई? तो अगर ये परमानेंट, तो इसको अपन क्या कहते हैं, ये परमानेंट बॉडी हुई। इन परमानेंट बॉडीज के द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है या कोई बुक रिलीज की जाती है, तो उसका क्या होता है, वो अनिश्चित काल तक के लिए रहती है। यही मैं आपको समझाना चाह रहा था। और दूसरा होता है टेम्परेरी इंस्टीट्यूशंस। अब टेम्परेरी इंस्टीट्यूशन मतलब नॉन परमानेंट, अपन उनको क्या कह सकते हैं, नॉन परमानेंट को अस्थायी। तो अस्थायी अपन किस प्रकार से कह सकते हैं कि मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूशन या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी कोई कमेटी या कोई ऐसी मतलब अपन कह सकते हैं कोई कमेटी हो सकती है, कोई कॉन्फ्रेंस हो सकती है, जो पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम के लिए कोई रिपोर्ट लाती है, जब उसका जैसे उद्देश्य पूर्ण हो जाता है उस रिपोर्ट की वैल्यू खत्म हो जाती है। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल दे के बताता हूँ। कोई ना कोई कमेटी किसी न किसी उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए कोई कमेटी गठित की जाती है। मैं आपको लेटेस्ट एग्जांपल ही लेता हूँ। सपोज मान लो अभी अपने नीट का पेपर आउट हुआ इंडियन गवर्नमेंट का, तो उस नीट के पेपर को आउट करने के पीछे क्या उद्देश्य है, कौन हो सकते हैं? अगर उसके लिए कोई 5 से 6 मेंबर की सरकार कोई कमेटी गठित करे, तो वो कमेटी क्या करेगी, एक रिपोर्ट बनाएगी। वो रिपोर्ट बना के क्या करेगी, सरकार को पेश करेगी। सरकार उस रिपोर्ट के तहत क्या करेगी, कोई ना कोई कार्रवाई करेगी। जैसे उसका उद्देश्य पूर्ण होता है, उसका कोई लेना देना रहता है क्या उस रिपोर्ट का या उस डॉक्यूमेंट का? कोई ना कोई लेना देना रहता है क्या? कभी नहीं रहता है। तो मतलब जैसे कोई आपदा राहत प्रबंधन के लिए मान लो कोई कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी अपनी रिपोर्ट बना के क्या करती है, गवर्नमेंट को पेश करती है। फिर उसका जैसे उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो उस डॉक्यूमेंट का कोई सेंस रहता है कि नहीं? इसीलिए मैंने कहा था कि अगर
कोई नॉन परमानेंट बॉडीज अगर कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी बुक रिलीज करती है या कोई भी मतलब रिपोर्ट देती है तो वो एक निश्चित काल तक के लिए ही रहती है, उसका कोई अनिश्चित काल तक उसका टाइम पीरियड नहीं होता है, उसका टाइम पीरियड शॉर्ट टाइम के लिए होता है। कोई कॉन्फ्रेंस होती है, अपन देखते हैं कि आपने पढ़ा भी होगा कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की कॉन्फ्रेंस होती है, सम्मेलन होते हैं जहाँ पे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन और मल्टीपल इंस्टीट्यूशंस के मतलब फाउंडर होते हैं या वहाँ के कोई एम्प्लॉय होते हैं या कोई ना कोई उसके सीईओ होते हैं, तो उस कॉन्फ्रेंस में क्या करते हैं, पार्ट लेते हैं। या किसी मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पे या मेडिकल हेल्थ से रिपोर्ट से संबंधित अगर कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस होती है तो वहाँ पे बड़े बड़े डॉक्टर्स जाते हैं उन कॉन्फ्रेंस में, तो वहाँ से कोई ना कोई रिसर्च निकलता है और एक कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है, उस पर काम किया जाता है, उस पर रिसर्च की जाती है। जैसे उसका उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो उस डॉक्यूमेंट की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो नॉन परमानेंट में मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि कुछ ऐसी बॉडीज होती है, कॉर्पोरेट बॉडीज, जिनके द्वारा कोई भी रिपोर्ट या कोई भी डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है तो वो डॉक्यूमेंट शॉर्ट टाइम के लिए ही वैलिड रहता है, उसके बाद उसका कोई उद्देश्य नहीं होता है। लेकिन जो परमानेंट बॉडीज होती है जिनको क्या होता है, परमानेंट बॉडीज में मैंने एक तो आपको एग्जांपल दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन मतलब संवैधानिक संघ, जिस संघ को सरकार के द्वारा मतलब संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, तो वो क्या होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। जैसे मैंने आपको दे दिया एग्जांपल लेके बता दिया, जैसे RRRLF हो गया, यूनेस्को हो गया, अपने इंडिया में कहते तो ILA हो गया, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया, ALA हो गया, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया। तो इन सभी के द्वारा अगर कोई भी बुक पब्लिश की जाती है, कोई भी डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है तो वो स्थायी रहता है और एक निश्चित काल तक, अनिश्चित काल तक सॉरी मतलब लॉन्ग टर्म तक, मतलब उसका कोई भी टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं होता है। दूसरा होता है हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हेड के द्वारा अगर कोई रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट पब्लिश किया जाता है तो वो भी किस में आएगा, परमानेंट बॉडी के अंतर्गत आएगा। एक अगर मैं आपके लिए और एक एग्जांपल लेना चाहूँ तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाता है, कोई भी प्रशासनिक बॉडी हो गई, प्रशासन पूरा का पूरा किसके लिए काम करता है, जनता के लिए काम करता है, तो प्रशासन के द्वारा जो भी रिपोर्ट जारी की जाती है तो वो भी एक परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। इस प्रकार ये सारी की सारी कॉर्पोरेटेड बॉडीज होती है। अब आपको मैंने इनको एज ए मतलब विद इन 5 to 10 मिनट्स में पहले एक्सप्लेन करके बताया तो आपको कुछ समझ में आया होगा कि भाई कॉर्पोरेट बॉडीज होती कौन कौन सी है। मैंने तो एक्सप्लेनेशन कर दिया, ये सारी चीजें अभी मैं आपको बोर्ड पर लिख के समझा दूंगा, एक एक को विद क्लासिफिकेशन कर दूंगा, इनका पूरा वर्गीकरण कर दूंगा, ताकि आप जब भी पढ़ोगे ना तो आपको ये चीजें समझ में आए और आप इन चीजों को क्या करें, प्रॉपर तरीके से पढ़ो। और जब मैं एंट्री बना रहा होगा ना, अभी मैं इसमें आपको ये कंटेंट पूरा का पूरा एज ए नोट्स लिखवाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको है ना इनमें से पता कैसे करना है कि भाई अपन को गवर्नमेंट के मंत्रालय की अगर अपन एंट्री बना रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशंस की बना रहे हैं, तो अपन को पता कैसे चलेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन की है, ये मिनिस्ट्री की है, या गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट की है, या परमानेंट बॉडी की है, नॉन परमानेंट की बॉडी की है। ये सब कुछ सिखाने से पहले मेरे को इस चीज़ों से आपको इंट्रोड्यूस करवाना था, इसलिए मैंने कहा था मैं कभी भी कोई भी एंट्री या कोई भी चार्ट डायरेक्ट आपके लिए बोर्ड पर नहीं लेके आता हूँ। पहले मैं आपको ये सिखाऊंगा, आपको पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कॉर्पोरेट बॉडीज होती क्या है। कॉर्पोरेट ऑथर, अभी तो अपन ऑथर की एंट्री पढ़ रहे थे, मतलब कि अपन ऑथर के नाम से एंट्री बना रहे थे, अब अपन पढ़ रहे हैं कॉर्पोरेट ऑथर। कॉर्पोरेट ऑथर मतलब कॉर्पोरेट बॉडीज जितनी होती है उनको ऑथर का दर्जा दिया गया है। जिस प्रकार अपन ने पहली एंट्रीज में ऑथर ले रहे थे हेडिंग सेक्शन में, अब अपन हेडिंग सेक्शन में किनको लेंगे, इन बॉडीज को लेकर और उनकी अपन एंट्री बनाएंगे। लेकिन सबसे पहले उनको लेने से पहले अपन को क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन को समझने के पहले उसकी थ्योरी की अपन को पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी अपन उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे। अब मैं ये पूरा का पूरा चार्ट आपके सामने लेके आऊंगा, उसके बाद जब भी मैं क्वेश्चन लूंगा अपने क्लास में तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन क्या ना क्या चाह रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे पहले के क्वेश्चन में आपको सब कुछ समझ में आया, मैंने एक्सप्लेन करके दे दिया आपको। अब ये सिर्फ चीज मैं आपको सारी की सारी बोर्ड पे मतलब विद डिटेल पूरी की पूरी बता रहा हूँ, एज ए चार्ट आपके लिए क्लासिफिकेशन बना रहा हूँ इसका, ताकि आप जब भी पढ़ो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो अपन बात कर रहे हैं कॉर्पोरेट ऑथर्स की। किसकी बात कर रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑथर। कॉर्पोरेट ऑथर्स एंट्री। अपन को कॉर्पोरेट ऑथर की एंट्री बनाई नहीं आएगी तो अपन कैसे, इसी कॉर्पोरेट ऑथर को अपन क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट बॉडीज। अब कॉर्पोरेट बॉडीज क्या हो गया, मतलब समिष्टि। मैंने इनको अगर इनको हिंदी में कहना चाहूं, कॉर्पोरेट बॉडीज को मैं हिंदी में क्या कह सकता हूं, समिष्ट निकाय।
हिंदी में थोड़ा सा ट्रिपिकल रहता है, इसलिए कॉर्पोरेट को अगर एक्सप्लेन करना होता है तो मेरे को इजी वे में लगा कि भाई मैं कॉर्पोरेट बॉडीज के नाम से जानूं, सम्मिश्र निकाय को अपन को थोड़ा सा याद रखना भी मुश्किल होता है। अगर मैं इसको क्लासिफाइड करूं कॉर्पोरेट बॉडीज को, जैसे अभी मैंने आपको हाल ही में समझाया है, तो मैं इसका क्लासिफिकेशन कैसे कर सकता हूं। देखो कॉर्पोरेट बॉडीज को मैं 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एक तो मैंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट कोई भी सरकारी मंत्रालय, इसको अपन हिंदी में क्या कह सकते हैं, सरकारी मंत्रालय। मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट को अपन सरकारी मंत्रालय कहते हैं। अगर मैं इसका कोई एग्जांपल लूं आप लोगों के लिए, तो मैं एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूं फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। अब आपको ये देखना है कि जो मैं फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया आपके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, इसको अगर मैं अपन एंट्री बनाएंगे ना, तो इसको लिखने का तरीका कैसा होगा, अपन को लिखने का तरीका भी तो पता होना चाहिए। कुछ नहीं करना है, पर्टिकुलर जिस मंत्रालय की बात कर रहे हैं सेम वही अपन ऑथर की बना लेते थे, ऑथर के सरनेम को पार ले लेते थे, अपन को पता चल जाता है इस मंत्रालय की बात हो रही है। उस मंत्रालय किसकी बात हो रही है, अपन के फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात हो रही है, तो अपन क्या कर देंगे, फाइनेंस को कैपिटल लेटर में रिप्रेजेंट कर देंगे, फाइनेंस को लिख देंगे और फिर क्वेश्चन में क्या लिख देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। इस प्रकार से अपन उसको रिप्रेजेंट करेंगे। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि अपन जब भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट बॉडीज में सबसे पहले अगर अपन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री की जब एंट्री बनाएंगे तो उसको लिखने का तरीका अपने पास में ये रहेगा, और लिखेंगे कहां पे, अपन अपने हेडिंग सेक्शन में। टाइटल वही रहेगा, छहों के छहों सेक्शंस वही रहेंगे, लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन और असेसन नंबर और ड्रेसिंग। करेंगे कैसे, ऑथर की जगह अपन किसको लेंगे, कॉर्पोरेट बॉडी को ले रहे हैं, तो उस कॉर्पोरेट बॉडी से एंट्री बनाते समय ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और अगर मैं इसमें एक एग्जांपल लेना चाह रहा हूं आपको, जैसे मैंने फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात कर ली, मैंने कह देता हूं हेल्थ मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्ट्री। हेल्थ मिनिस्ट्री की बात करूंगा तो मैं क्या कर रहा हूं, अपन को पता किस डिपार्टमेंट से संबंधित है, हेल्थ को कैपिटल लेटर में लिख देंगे और फिर वापस क्वेश्चन में क्या लिख देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ, जरूरी नहीं मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ राजस्थान भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि इंडिया ही हो, मिनिस्ट्री ऑफ राजस्थान भी हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश हो सकता है, मिनिस्ट्री ऑफ बॉम्बे हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अपन को तो समझना है कोई ना कोई सरकारी मिनिस्ट्री की बात हो रही है ना, तो उस प्रकार को अपन उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अगर मैं कॉर्पोरेट बॉडीज में सेकंड अगर लेना चाहूं तो फर्स्ट तो मैंने ले ली मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड में क्या ले रहा हूं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सरकारी विभाग। सेकंड में किसकी बात कर रहा हूं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जिसको अपन हिंदी में क्या कह देंगे, सरकारी विभाग। अगर कोई भी सरकारी विभाग की अगर अपन एंट्री बना रहे हैं या सरकारी विभाग के द्वारा कोई डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है तो उसकी जो एंट्री बनेगी वो कैसे बनेगी। अब अगर मैं कह रहा हूं इसमें मैं अगर एग्जांपल लूं आपके सामने सरकारी विभाग के, तो मैं ले सकता हूं ना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, क्या मैं नहीं ले सकता इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सरकारी विभाग नहीं हुआ, मैंने ले लिया एजुकेशन डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट ये भी किसकी बात कर रहा है, सरकारी विभाग की बात कर रहा है। सेम जो विभाग होगा उसको अपन रिप्रेजेंट कर देंगे और बाकी को अपन कोष्टक में मैन रिप्रेजेंट करेंगे। मैन आपको और अच्छे से समझ में आएगा जब अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अपन को पहले पता होना चाहिए कॉर्पोरेट बॉडीज होती कौन कौन सी है। तीसरी अपन की मैंने बात कर रहा हूं, अब देखो मेरे को थोड़ा सा बोर्ड को मिटाना पड़ेगा, आप या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप अपने नोट्स बनाओ, तब मैं आपको थोड़ा सा दूर हट जाता हूं, क्योंकि मेरे को तीसरा इंस्टीट्यूशंस को बताने के लिए यहाँ से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हटाना पड़ेगा। तो आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप समझने के लिए इजी रहे और आप अपने नोट्स बना सके। मेरे पास बोर्ड थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं क्या करूंगा, अब यहाँ से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इनको हटाऊंगा और फिर तीसरी मैं किसको बताऊंगा, इंस्टीट्यूशन को। आपके फर्स्ट तो हो गई मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, ये भी एक कॉर्पोरेट बॉडी होती है। दूसरी हो गए सरकारी विभाग, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, और तीसरी जो आपके कॉर्पोरेट बॉडी होगी वो कौन सी होगी, इंस्टीट्यूशन की। मैंने नंबर लगा दिया है। और तीसरी कौन सी होगी, सेकंड को मैं मिटा रहा हूं, थर्ड आपके कौन सी हो जाएगी, इंस्टीट्यूशन। कौन सी हो जाएगी, इंस्टीट्यूशन। मतलब कोई भी संघ या संस्थाएं, संस्थाएं एवं संघ, मतलब कोई भी प्राइवेट संस्था हो सकती है
कोई सरकारी संस्था, अभी मैंने बताया ना इंस्टीट्यूशंस को मैं अगर और आगे डिफाइन करूंगा, अभी इंस्टीट्यूशन को मैं पूरा का पूरा डिफाइन करके बताऊंगा, लेकिन अगर मैं इस फर्स्ट चार्ट में बताऊं कि 3 टाइप के अपन कॉर्पोरेट बॉडीज की एंट्री बनाएंगे। एक तो बनाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट, सेकंड अपन बनाएंगे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की, जो अभी मैंने बता दिया, तीसरे मैं कह रहा हूं अपन के इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। अगर मैं इंस्टीट्यूशंस में अगर एग्जांपल लिखना चाहूं तो ये इंस्टीट्यूशंस भी अगर इसको मैं आगे डिफाइन करूंगा, अभी तो यहाँ पे मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ, इस इंस्टीट्यूशन को मैं आगे डिफाइन करके बताऊंगा आपको। ये इंस्टीट्यूशन भी 2 टाइप के होते हैं, मतलब एक तो होते हैं परमानेंट और एक होते हैं नॉन परमानेंट। परमानेंट फिर आगे और 3 पार्ट में डिवाइड होते हैं, नॉन परमानेंट आगे फिर और 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। ये सारा का सारा चार्ट आपको समझ में आ जाएगा ऐसे कि ऐसे, जैसे कि आपको पता है ट्रिपल सी का मैंने पहले चार्ट बताया, कौन कौन सी मेन एंट्री होती है, कौन कौन सी एडेड एंट्रीज होती है। ठीक उसी प्रकार इसमें भी जब आपको ये चार्ट समझ में आ जाएगा कॉर्पोरेट बॉडीज का, तो आपको क्वेश्चन करने के लिए बहुत ही इजी हो जाएंगे। ये चार्ट आपको धीरे धीरे याद हो जाएगा। आप चार्ट को 1-2 बार पढ़ोगे या 1-2 बार आप वीडियो को रिवीज करोगे और जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। अगर मैं इंस्टीट्यूशन में बात करूं तो मैंने कह दिया ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब आपको है ना, आपका जो सब्जेक्ट था 01 उसमें आपने ऑर्गेनाइजेशंस पढ़े होंगे, तो उन ऑर्गेनाइजेशंस को अपन क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस बोलते हैं। जैसे कि ILA को क्या कहते हैं, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। मैंने कह दिया ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन की बात कर ली। मैंने कह दिया मान लो RRLF, RRLF को क्या कहते हैं, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। मैंने कह दिया यूनेस्को, तो क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल और साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑफ एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये यूनेस्को किसकी बात कर रहा है, कल्चर, संस्कृति, विज्ञान और एजुकेशन से संबंधित जो भी चीजें होती है उनके लिए फंडिंग करना, उनके लिए रिपोर्ट तैयार करना, जो भी काम करना है वो कौन करता है, यूनेस्को करता है। और RRLF क्या करता है, मैं तो पढ़ाऊंगा आपको, मैं जब पढ़ाऊंगा ना आपको, जब पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज विद एक्सप्लेनेशन के साथ। जैसे कि RRLF की बात करता हूं तो अपने इंडिया में जितने भी सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं, मतलब जिन्हें अपन क्या कहते हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय को क्या कह सकते हैं, मतलब जो भी सार्वजनिक पुस्तकालय होते हैं जहाँ पे जाने के लिए आपको कोई चार्ज नहीं होता है, जिसे अपन कहते हैं पब्लिक लाइब्रेरीज कहते हैं। पब्लिक मतलब जो पब्लिक के लिए खुली होती है, वहां पे ना बच्चे से लगाकर सीनियर सिटीजन तक कोई भी आकर उस लाइब्रेरी का यूज कर सकता है। उस लाइब्रेरी के लिए जो भी फंडिंग का काम होता है, उस लाइब्रेरी के लिए जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम होता है, तो पूरे इंडिया में कौन करता है, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। इसका स्थापना कब हुई, ये कैसे काम करता है, ये सब अपन जब अपन थ्योरी पढ़ेंगे 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड के लिए, उस टाइम मैं हिस्ट्री में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं बता रहा हूँ ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं और इन इंस्टीट्यूशंस की कॉर्पोरेट बॉडीज कैसे बनती है। तो आपको इंस्टीट्यूशन भी पता चल गया होगा कि भाई ये 3 चीज होती है। अब ये तो अपन को पता चल गया डिपार्टमेंट और गवर्नमेंट मिनिस्ट्री होती है, ये तो सिंगल ही होती है, लेकिन इन इंस्टीट्यूशंस को भी आगे मैं और क्लासिफाइड कर रहा हूँ। इन इंस्टीट्यूशन को आगे 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है, एक तो होते हैं परमानेंट इंस्टीट्यूशन और एक होते हैं नॉन परमानेंट। परमानेंट होते हैं जो स्थायी होते हैं, और स्थायी कौन कौन से होते हैं, और नॉन परमानेंट कौन कौन से होते हैं, उससे संबंधित जब ये पूरा का पूरा चार्ट समझ में आएगा तो अपन को क्वेश्चन देख के पता चलेगा किस इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है और इसके लिए अपन को इसकी एंट्रीज कैसे बनानी है। तो मैं आगे इंस्टीट्यूशन को वापस क्लासिफाई कर रहा हूं, आप देख लीजिए, फिर मैं मिटा रहा हूं इसको। इंस्टीट्यूशन को मैं आगे और क्लासिफाई करके डिफाइन करके आगे आपको और बताऊंगा। आपको क्या करना है, इसी फॉर्म में, मेरे पास तो स्पेस नहीं है, आपको इसी फॉर्म में इंस्टीट्यूशन का नीचे ऐसे चार्ट बनाना है, वापस इंस्टीट्यूशन के लिए ही बनाना है आपको, ठीक है ना। मैं इस इंस्टीट्यूशन पूरे बोर्ड को मिटा के इंस्टीट्यूशन के लिए बना रहा हूँ। आप इंस्टीट्यूशंस को आगे 2 पार्ट में डिवाइड कर देना, जैसे मैं क्लासिफाइड कर रहा हूँ। अब ये क्या हो रहा है देख लो, आपको उनको ना क्लासिफिकेशन पढ़ाना, आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है। अगर मेरी ये चीज रैंडमली लिखी हुई होगी कि भाई पहले मिनिस्ट्री लिख दी मैंने, फिर ये लिख दिया, फिर इंस्टीट्यूशन लिख दिया, फिर इंस्टीट्यूशन के नीचे ही सब कुछ लिख दिया, रैंडमली सब कुछ पढ़ा होता, तो आपको ये चीजें समझ में नहीं आती। अब जैसे मैंने इसको वर्गीकृत करके आपके सामने लेकर आ रहा हूँ, तो इसी को तो अपन क्लासिफिकेशन कहते हैं। और यही क्लासिफिकेशन का मीनिंग है कि बुकें है ना एक वर्गीकृत फॉर्म में लाइब्रेरी में पड़ी रहती है, ताकि लाइब्रेरियन के लिए उनको ढूंढना और यूजर को उसकी जो नीड है उसको जल्दी से समय की बचत करते हुए उसका उपयोग करवाना, यही तो मेन मुद्दा है। इसी के लिए तो अपन पढ़ रहे हैं, क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग कर रहे हैं। अब देखो मैं बात कर रहा हूं इंस्टीट्यूशंस की। अगर मैं इंस्टीट्यूशन को बात कर रहा हूं, जो अपना क्या था 3rd पार्ट था, मतलब कॉर्पोरेट बॉडीज का, उसको मैं अगर आगे और क्लासिफाइड करता हूं
तो ये इंस्टीट्यूशन आगे वापस दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक तो होता है परमानेंट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाएंगे इसमें। परमानेंट ऑर्गेनाइजेशंस मतलब स्थायी संस्थाएं आ जाएगी। कौन हो जाएगी? स्थायी। स्थायी संघ कह दो, चाहे भले स्थायी संस्थाएं कह दो, कुछ भी, मतलब जो स्थायी रहेगी, जिनको भंग नहीं किया जा सकता। और कमिट और नॉन परमानेंट होती है जो अपना उद्देश्य की पूर्ति होने के बाद ऑटोमेटिकली भंग हो जाती है। और दूसरी होगी नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन परमानेंट को अपन क्या कह सकते हैं? टेम्परेरी भी बोल सकते हैं। टेम्परेरी मतलब अस्थायी। अस्थायी संघ या संस्थाएं। अब देखो, परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन परमानेंट ऑर्गेनाइजेशन को मैंने आपको बता दिया है कि भाई क्या होता है और अपन इसको कैसे जान सकते हैं। अगर मैं इनको दोनों संस्थाओं को अगर आगे डिस्क्राइब करके लिखाना चाहूँ आपको और बताना चाहूँ, तो आपको पता होना चाहिए स्थायी कौन सी होगी। तो स्थायी संस्थाएं तो वो होगी ना जिनको या तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा, या उस संस्थान का कोई ना कोई हेड होगा, परमानेंट होगा मतलब, या फिर क्या होगा, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होगा। तो अगर मैं परमानेंट ऑर्गेनाइजेशंस को आगे और क्लासिफाइड करना चाहूँ तो इसको मैं 3 भाग में और क्लासिफाइड कर सकता हूँ। इससे रिलेटेड मैं अभी आपको एग्जांपल भी बनाऊंगा। तो वो ऑर्गेनाइजेशन या ऐसी संस्था है जिनको क्या होता है? संवैधानिक दर्जा प्राप्त होता है। जैसे कि अपन कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन। ओआरजी में शॉर्ट में लिख रहा हूं, इसको पूरा का पूरा अपन क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसे अपन क्या कहते हैं? संवैधानिक संघ। हिंदी में क्या कहते हैं इनको अपन? संवैधानिक संघ। मतलब ऐसी संस्थाएं होगी जिनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त होगा और उनके लिए कोई ना कोई, मतलब संविधान में उनके लिए कोई ना कोई आर्टिकल होगा, कोई ना कोई मतलब अनुच्छेद दे रखा होगा, कोई ना कोई सेक्शंस होगा और संविधान से उनको मान्यता प्राप्त होगी। मतलब वो कोई भी अगर मतलब कुछ भी रिलीज करेगा तो वो अनिश्चित काल तक के लिए वो डॉक्यूमेंट वैलिड होगा मतलब। और जो नॉन परमानेंट होती है वो अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है। सेकंड अगर मैं बात करता हूँ तो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन को मैं हिंदी में कहूंगा तो मैं क्या कह दूंगा? प्रशासनिक संघ। इन सब के मैं आपको करवाऊंगा, जितने भी मैं बॉडीज बता रहा हूँ, परमानेंट, नॉन परमानेंट, कॉर्पोरेट बॉडी, मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इन सब की अपन को एंट्रियां बनानी पड़ेगी, तब आपको कॉर्पोरेट बॉडीज पूरी की पूरी अच्छे से समझ में आएगी। ऐसे डायरेक्ट भागने से काम नहीं चलेगा। इसीलिए मैंने कहा इस टॉपिक को पढ़ने के लिए आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा, मेरे साथ जुड़कर धीरे धीरे साथ साथ में पढ़ना पड़ेगा। और अगर मैं तीसरी बात करूं तो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। और ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट मतलब कोई भी 2 कॉर्पोरेट बॉडीज की आपको एग्जांपल करवा देता। अगर जल्दी करना होता ना तो मैं क्या करता, कोई भी 2 कॉर्पोरेट बॉडीज लेता, उनके आपके सामने एग्जांपल करवा देता और मैं कह देता कॉर्पोरेट बॉडीज हो गई। लेकिन मेरे को ऐसा नहीं करना है, मैं स्टेप टू स्टेप, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा और सारी चीज एकदम कंप्लीट करवाऊंगा, ताकि बच्चे को किसी भी टाइप का हेजिटेशन नहीं रहे, बच्चे के मन से किसी भी टाइप का प्रैक्टिकल का भय नहीं रहे, वो सारा का सारा भय निकल जाए। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन। हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं तो अपन क्या होता है? संस्था प्रमुख। इसे अपन क्या कह देते हैं? संस्था प्रमुख। तो मतलब ये 3 पार्ट होते हैं जो परमानेंट बॉडीज की। इंस्टीट्यूशंस में भी अपन किसकी बात करते हैं? परमानेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं कि इनके द्वारा मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल, अगर मैं इनके अगर आपके सामने एग्जांपल लेके आऊं तो आप मेरी बात सुनो। देखो, अगर मैं आपके लिए इनके लिए एग्जांपल लिखूं तो वही एग्जांपल होंगे जो मैं आपको पहले लिखा चुका हूं। जैसे कि मैंने बताया था आपको ILA, इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ILA को क्या कहेंगे अपन? इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। अब इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन के लिए भारतीय संविधान में बात कर रखी है कि नहीं है? इस संविधान का कोई ना कोई हेड हो सकता है कि नहीं हो सकता है? उसके द्वारा मतलब इस संविधान का कोई ना कोई हेड होगा कि नहीं होगा, उसका कोई संविधान प्रमुख होगा कि नहीं होगा, उसके द्वारा अगर कोई डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है या उसके द्वारा कोई ना कोई चीज मतलब बनाई जाती है तो वो परमानेंट होगी कि नहीं होगी, वो एक अनिश्चित काल तक के लिए चलेगी कि नहीं चलेगी, उसको कभी कोई भंग कर सकता है क्या? कभी नहीं कर सकता है। तो इसके अगर एग्जाम्पल भी लिखूं, ILA हो गया, ALA हो गया, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया, RRLF हो गया, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन हो गया, यूनेस्को हो गया। आपको इनको देखते ही नहीं पता चल रहा है। अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं तो आपको देखते ही नहीं पता है। अब यूनेस्को तो क्या हुआ?
विश्व के संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त है कि नहीं है? विश्व के संविधान में आप यूनेस्को को पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो इन बॉडीज के द्वारा, ये एक तरह की कॉर्पोरेट बॉडीज होती है, इन बॉडीज के द्वारा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है तो वो अनिश्चित काल तक के लिए होता है। इसको मैं अभी आपको लिखूंगा आगे, और मतलब पहले मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्ट में परमानेंट बॉडीज कौन कौन सी होती है, और नॉन परमानेंट बॉडीज की अगर मैं बात करूँ तो नॉन परमानेंट बॉडीज कौन कौन सी हो सकती है? ये तो हो सकती है कोई ना कोई कॉन्फ्रेंस, और कॉन्फ्रेंस को अपन हिंदी में क्या कह देते हैं? सम्मेलन। या हो सकती है कोई ना कोई कमेटी, कमेटी मतलब कोई समिति। अब आप खुद बताओ, कॉन्फ्रेंस और कमेटी, कमेटी तो बनाई जाती है ना, किसके द्वारा बनाई जाती है? इन्हीं ऑर्गेनाइजेशन जो परमानेंट बॉडीज होती है, यही तो अपने में से कोई ना कोई कमेटी या कॉन्फ्रेंस का निर्धारण करते हैं। किसी कमेटी का निर्धारण क्यों किया जाता है? जैसे मैंने अपने इतनी सरकारी डिपार्टमेंट, सरकारी मंत्रालय की बात करी है, ये मिनिस्ट्री, ये डिपार्टमेंट, यही तो कोई ना कोई चीज पे मतलब कोई ना कोई रिपोर्ट तैयार करने के लिए इन कमेटियों का गठन करते हैं। तो ये कमेटी क्या होती है? एक शॉर्ट टाइम तक के लिए होती है। ये अपनी जो भी रिपोर्ट या डॉक्यूमेंट बनाकर दे देते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट क्या परमानेंट निश्चित काल तक के लिए रहता है? नहीं। जैसे उनके उद्देश्यों की पूर्ति होती है वो डॉक्यूमेंट खत्म हो जाता है। लेकिन इनकी भी तो एंट्रीज बनती है सरकारी रिकॉर्ड में, या लाइब्रेरी में, या पुस्तकालय में इनका रिकॉर्ड रखने के लिए, ये इनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। देखो, लाइब्रेरीज केवल स्कूल तक नहीं होती है। आप इस चीज को अब थोड़ा डिस्क्राइब करके समझना। लाइब्रेरीज मतलब, लाइब्रेरी का मतलब क्या होता है? जहां के आपके डेटा को स्टोर करा रखा है। लाइब्रेरी एज आपके कंप्यूटर सिस्टम का काम करती है, आपके मेमोरी मतलब मेमोरी को स्टोर करने का काम करती है। लाइब्रेरी सेम आपका वैसे ही काम करती है, जहां पे आपका सारा का सारा डॉक्यूमेंट स्टोर रहता है। सिस्टम में आजकल क्या हो गया, डिजिटल फॉर्म में रहता है, और लाइब्रेरी में वो क्या होता है, फिजिकल फॉर्म में रहता है। आप किसी भी मतलब कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स देखोगे, आप कितने सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तो वहां पे भी एक लाइब्रेरी होती है, तो वहां पे सारे के सारे डॉक्यूमेंट रहते हैं। सरकारी डिपार्टमेंट में लाइब्रेरीज होती है, तो उनकी जो भी रिपोर्ट्स होती है, जो भी कॉन्फ्रेंस होते हैं, वहां पे उनके डॉक्यूमेंट सेव रहते हैं। तो लाइब्रेरी पुस्तकालय का मतलब ये नहीं है। पुस्तकालय को अपन क्या आर्काइवल कहते हैं। आर्काइवल क्या होता है? जहां पे आपका सारा का सारा डेटा, जितना भी पुराना डेटा होता है, वो संगठित फॉर्म में रहता है और एक व्यवस्थित फॉर्म में रहता है। तो वहां पे ये रिपोर्ट, कॉन्फ्रेंस वगैरह सारी की सारी डिटेल रहती है। लेकिन यही होता है कि इनके उद्देश्यों की पूर्ति के बाद में इनका कोई वजूद नहीं रहता, कि जब वो काम हो गया तो उस काम के बाद उस डॉक्यूमेंट का कोई सेंस नहीं रहता है। तो इनको नॉन परमानेंट बॉडीज बोला जाता है। कोई कमेटी या कोई भी कॉन्फ्रेंस, कोई सम्मेलन होता है, वहां से अगर कोई निष्कर्ष निकल के आता है कि अब भाई ये चीज हुई, अपन कमेटी या कॉन्फ्रेंस में नहीं कहते 5-3 से मतलब, या 5 मेंबर की कमेटी होगी जो 3-2 से फैसला दे सकती है, 7 मेंबर की कमेटी होती है तो वो 5-3 से 5-2 से फैसला दे सकती है, 4-3 से कोई रिपोर्ट पब्लिश कर सकती है, उसको मानकर उस पर डिसीजन ले लिया जाता है। तो इनके द्वारा जो भी रिपोर्ट तैयार की जाती है वो तो क्या होती है, एक निश्चित काल तक के लिए होती है। और ये जो संवैधानिक दर्जा जो प्राप्त की हुई जो बॉडीज होती है, इनके द्वारा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है या कोई भी रिपोर्ट दी जाती है, तो वो क्या होती है, अनिश्चित काल तक के लिए होती है। इस चीज को मैं आपको लिखाना चाह रहा हूँ। तो आपको ये पूरा का पूरा चार्ट समझ में आ गया। इस चार्ट को मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, उसके नीचे आप लिखना जो मैं आपको लाइन लिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको जब भी आप पढ़ो आपको अच्छे से समझ में आए। इसका चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब लिखो, मिटाऊं मैं इसको, स्थायी, और इसको अपन क्या कहते हैं, अस्थायी। इसमें अपन क्या कह सकते हैं, जब परमानेंट बॉडी कोई भी बुक या डॉक्यूमेंट रिलीज करता है तो वो क्या होता है, निश्चित काल के लिए। इसके द्वारा जब कोई डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है तो वह अनिश्चित काल के लिए होता है। तो वह अनिश्चित काल, अनिश्चित काल को अपन क्या कहते हैं, अपन नो टाइम पीरियड, मतलब कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता है, नो फिक्स टाइम पीरियड। अनिश्चित काल के लिए होता है। मतलब उसका कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं रहता है। ऐसा नहीं है वो डॉक्यूमेंट, उस डॉक्यूमेंट की वैलिडिटी खत्म हो गई है, मतलब
कि जो भी आ गया मतलब परमानेंट बॉडी के द्वारा अगर कोई मतलब एंट्री बन गई है मतलब, तो उस एंट्री में जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है, जिस डॉक्यूमेंट के लिए एंट्री बनी है वो अनिश्चित काल के लिए होगी, वो सदा चलेगी, मतलब उसको कभी भी अपन खत्म या खारिज नहीं मान सकते। तो इसमें ये हो जाता है। और नॉन परमानेंट में आप क्या चेंज कर दोगे, नॉन परमानेंट में क्या हो जाएगा, अब ये पूरी चीज मेरे को लिखाने की जरूरत ही नहीं है, वापस आपको समझ में आ गया होगा। परमानेंट क्या है, इसके द्वारा जब कोई डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है तो वो अनिश्चित काल मतलब नॉन फिक्स टाइम पीरियड के लिए होता है। और इसमें क्या लिख देंगे, इसके द्वारा जो डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है वो क्या होता है, वह एक निश्चित काल, निश्चित काल जिसे अपन क्या कहते थे, फिक्स टाइम के लिए होता है। अब आपको ये चीज अच्छे से समझ में आई कि नहीं आई, आप मुझे बता दीजिए। मैंने पूरी की पूरी कॉर्पोरेट बॉडीज को पूरा का पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके बताया है, क्या क्या कॉर्पोरेट बॉडीज होती है, हर एक बॉडीज का क्या मीनिंग होता है, किस बॉडी कौन सी कॉर्पोरेट बॉडी, मतलब ये लाइक एज ऑथर ही काम करेगी आपके। अभी तक आपके जो अपन जो पहले एंट्री पढ़ रहे थे उसमें जहाँ पे आपको ऑथर, अब देखो क्या होता है कि लेखक के द्वारा कोई बुक लिखी जाती है या कोई भी डॉक्यूमेंट होता है तो उसकी जब एंट्री बनाते थे तो वहां पे ऑथर काम कर रहा था। तो यहाँ पे अपन ने हेडिंग सेक्शन में क्या कर रहे हैं, ऑथर की जगह अपन कौन सा ले रहे हैं, कॉर्पोरेट ऑथर्स की बात कर रहे हैं, समष्टि निकाय की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ऑथर एक नहीं है, जैसे वहां पे एक होते थे, दो होते थे, मोर देन टू होते थे, सूडोनेम होते थे, अलग अलग फॉर्म होती थी ऑथर्स की। तो यहाँ पे अपन कॉर्पोरेट बॉडीज में देख रहे हैं, इस कॉर्पोरेट बॉडीज के भी अलग अलग फॉर्म दे रखे हैं। तो हर एक फॉर्म से अपन को एंट्री बनानी रहेगी, तब अपन को पता चलता है कि इनकी एंट्रीज लाइब्रेरी में कैसे बनती है। लेकिन उनकी एंट्री बनाने से पहले अपन को कॉर्पोरेट बॉडीज जो समष्टि निकाय होते हैं उनको अपन को समझना होता है, जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। अब मैं आपको दो नोट लिखाना चाह रहा हूँ, जो मैंने आपको पहले अभी एक्सप्लेन करके बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में, कि भाई जो परमानेंट बॉडीज होती है, या मतलब जैसे कि नहीं कि मतलब जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है उनके द्वारा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है तो उसमें कोई भी कोलैबोरेटर नहीं काम करता है। लेकिन सेकेंडरी मैंने अगर बात की कि कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बता दे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से, ये इंस्टीट्यूशंस जो थर्ड नंबर के होते हैं, इंस्टीट्यूशंस में कौन कौन सी परमानेंट और नॉन परमानेंट सारे के सारे। तो इन इंस्टीट्यूशंस के द्वारा अगर कोई भी डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है तो उस डॉक्यूमेंट के साथ में कोई ना कोई कोलैबोरेटर काम करेगा। और कोलैबोरेटर कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के कोलैबोरेटर होते हैं। मैंने आपको बताया एडिटर होता है, ट्रांसलेटर होता है, रिपीटर होता है, और क्या होता है, इलस्ट्रेटर होता है। मैं अभी सारे के सारे नाम लिखा दूंगा और उनके बारे में आपको बता देता हूँ। तो ये दोनों नोट्स लिख लो आप, फिर आपका ये थ्योरी डॉक्यूमेंट कंप्लीट, थ्योरी पूरी की पूरी इसकी आपको समझ में आ जाएगी। आप इसको अच्छे से पढ़िए, कल मैं आपके लिए इसकी एंट्रीज बनाना स्टार्ट कर दूंगा और इनके क्वेश्चंस लाना स्टार्ट कर दूंगा। तो दो चीज आप और नोट डाल के लिख दीजिए, ये चीज आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं। ये मैं आपको थ्योरी ही पढ़ा रहा हूँ, आप ऐसे समझ लिए कि मैं जब भी आपको थ्योरी पढ़ाऊंगा तो मैं इसी फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, हर चीज ऐसे डिटेल में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। ये थ्योरी तो समझा रहा हूँ मैं आपको, मैं डायरेक्ट कॉर्पोरेट बॉडीज की एंट्री थोड़ी ना करवा रहा हूँ। उस डायरेक्ट कॉर्पोरेट बॉडीज को कराने से पहले मैं आपको एक एक चीज से डेराइव करवा रहा हूँ, एक एक चीज से बता रहा हूँ कि ये चीज क्या होती है और इनका यूज अपन क्यों कर रहे हैं। मेरा पूरा का पूरा कोर्स इसी प्रकार से लॉन्च होगा जब भी होगा। और एक बार आप पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा मतलब सर ने कितने अच्छे से और कितना डिटेल में हमें पढ़ा दिया। अब हमारे सामने कैसा भी क्वेश्चन रख लो, हमें क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैं आपको दो नोट लिखाना चाह रहा हूँ, एक लिखिए, नोट बना के लिखिए आप। इसमें फर्स्ट नोट तो क्या आ जाएगा आपके, आप फर्स्ट लिख सकते हो, हाँ फर्स्ट नोट्स में आप लिखोगे गवर्नमेंट के किसी भी डॉक्यूमेंट या बुक के लिए आप कॉर्पोरेट ऑथर की एंट्री बनाएंगे तो गवर्नमेंट के किसी भी डॉक्यूमेंट या बुक, गवर्नमेंट के मतलब मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट हो सकता है, उनके अगर किसी भी डॉक्यूमेंट या बुक के लिए आप यदि कॉर्पोरेट ऑथर की एंट्री बनाते हैं, आप यदि कॉर्पोरेट ऑथर की एंट्री बनाते हैं तो आपको उसमें कोई भी कोलैबोरेटर देखने को नहीं मिलेगा। तो
आपको उसमें कोई भी कोलैबोरेटर को अपन क्या कहते हैं, सहायक, जो क्या करता है उसकी मदद करता है, देखने को नहीं मिलेगा। अब ये देखो, इसको मैंने क्या किया था, नोट को ये मैंने आपके लिए बना के मतलब अपनी लैंग्वेज में उसको डेराइव कर दिया है। आपको पता ही है कोई बुक की लैंग्वेज है नहीं, और अपन को जब भी कोई भी चीज़ समझ नहीं होती है तो उसको अपन जितना अपनी वे ऑफ टॉकिंग में या वे ऑफ मतलब उस लैंग्वेज में अगर अपन उसको डिफाइन करें जिससे बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए, तो उसको पढ़ते ही एक बार में समझ में आ जाए। इसलिए मैंने इसको इस फॉर्मेट में लिखा ताकि आपको एक बार ये नोट पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। गवर्नमेंट के किसी भी डॉक्यूमेंट, मैंने क्या बताया था, गवर्नमेंट में दो पार्ट बताए थे, एक तो मिनिस्ट्री और एक डिपार्टमेंट। वो अगर कोई भी बुक के लिए आप यदि उसके लिए कॉर्पोरेट ऑथर की एंट्री बनाते हैं, गवर्नमेंट के किसी भी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के लिए अगर आप कॉर्पोरेट ऑथर की एंट्री बनाते हैं तो आपको उसमें कोई भी कोलैबोरेटर देखने को नहीं मिलेगा। अब इसका कारण देखो, मतलब क्यों नहीं मिलेगा। सपोज मैं कह रहा हूँ गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री क्या करता है, मैंने आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने कहा गवर्नमेंट ने कोई बजट रिलीज किया, उसके बाद मैंने कहा गवर्नमेंट ने कोई समीक्षा दी कि भाई ये हमारा आर्थिक समीक्षा है पूरी की पूरी। फिर उसके बाद में गवर्नमेंट ने मान लो कोई आपदा प्रबंधन के लिए आपदा प्रबंधन रिपोर्ट जारी की, आपदा प्रबंधन रिपोर्ट दी आपको कोई, या फिर गवर्नमेंट ने आपको कोई बजट पेश किया, तो ये तो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का काम होता है। इसमें कोलैबोरेटर की क्या जरूरत होती है, क्या इसमें किसी एडिटर को जरूरत पड़ेगी जो इसको एडिट करे। एडिट किस चीज को किया जाता है, जब उससे संबंधित कुछ नया और उसमें ऐड किया जाता है तब उसको क्या किया जाता है, एडिट किया जाता है। और एडिट का मतलब क्या होता है, एडिशन क्या होता है, उसका संपादन होता है। लेखक के द्वारा कोई बुक लिखी जाती है तो उसको कोई ना कोई संपादित करता है कि नहीं करता है। तो जैसे कि अगर गवर्नमेंट कोई बजट बना रही है, उसमें आप क्या एडिट करोगे, सब कुछ पहले से ही है उसमें। और दूसरे कोलैबोरेटर, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि उसमें मतलब इलस्ट्रेटर की जरूरत पड़ेगी कि आपको, उसमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ेगी कि आपको, जो पर्टिकुलर स्टेट की, जैसे अपने राजस्थान स्टेट की गवर्नमेंट होगी तो अपने हिसाब से, इंडियन गवर्नमेंट अपने हिसाब से बजट समीक्षा लाएगी, कोई रिपोर्ट बनाएगी। तो अपन को ऐसे ही पता चलता है सरकारी डिपार्टमेंट से संबंधित अगर कोई भी कॉर्पोरेट बॉडीज की अगर अपन एंट्री बनाते हैं तो उसमें कोई भी कोलैबोरेटर का यूज नहीं होता है। तो कोलैबोरेटर का यूज नहीं होगा तो अपन को पता चल गया ना, एक एंट्री अपनी कम होगी, कोलैबोरेटर एंट्री बनेगी नहीं, कोई एडिटर नहीं है, कोई वो नहीं है, ट्रांसलेटर नहीं है, कोई भी मतलब इलस्ट्रेटर नहीं है, तो एक कोलैबोरेटर की एंट्री अपने कम हो गई। जैसे अपन एडिट एंट्रीज में वहाँ पे कोलैबोरेटर एंट्री बनाते हैं, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट अगर जब रिलीज किया जाएगा उसकी अपन एंट्री बनेगी, उसमें कोलैबोरेटर नहीं आएगा। एक लाइन में आपको समझाना चाहूँ तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं सेकंड नोट लिखा हूँ, एक तो लिख दिया, और सिर्फ इंस्टीट्यूट द्वारा, सेकंड क्या कहना है, इंस्टीट्यूट द्वारा की जाएगी तो उसमें कोलैबोरेटर आएगा। कौन कौन से कोलैबोरेटर होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, आप देख लीजिए एक बार इसको, फिर अपन दूसरा नोट लेते हैं। दूसरा नोट क्या कहना चाह रहा है, ये चीजें सिर्फ और सिर्फ आपको समझने के लिए, जैसे ही अपन इसकी एंट्री करेंगे ना तो सारी की सारी चीजें आपके डाउट क्लियर कर देगी, इतना इजी हो जाएगी आपके लिए ये कॉर्पोरेट एंट्री समझना। आपको रियली सर मजा आ गया, मतलब इतना इजी हमारे लिए पहला नहीं था। अब मैं कह रहा हूँ इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी, मतलब इंस्टीट्यूशन मैंने बताया परमानेंट और नॉन परमानेंट। इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी बुक एंड डॉक्यूमेंट्स में, बुक एंड डॉक्यूमेंट्स में आपको कोलैबोरेटर देखने को अवश्य मिलेगा। इंस्टीट्यूशन द्वारा जारी बुक एंड डॉक्यूमेंट में आपको कोलैबोरेटर, जिसे अपन क्या कहते हैं, सहायक, देखने को अवश्य मिलेगा। मतलब ये जो भी ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे मैंने बताया आपको ILA इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया, ALA अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन हो गया, RRLF हो गया, राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन हो गया, यूनेस्को हो गया, ये जितने भी संघ और संस्थाएं होती हैं, अगर ये कोई डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं
या ये कोई भी जैसे कोई कमेटी हो गई, जैसे नॉन परमानेंट भी तो होते हैं ना, मतलब कमेटी या कमीशन, इनके द्वारा कोई भी डॉक्यूमेंट जारी किया जाता है या इनके द्वारा कोई बुक पब्लिश की जाती है या कुछ भी जारी किया जाता है, तो उसमें आपको कोलैबोरेटर देखने को मिलेगा। और कोलैबोरेटर में आपको बता देता हूँ, कोलैबोरेटर 5 प्रकार के होते हैं, आप लिख ही लो। कोलैबोरेटर कितने प्रकार के होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं कोलैबोरेटर के। मैं आपको थोड़ा थोड़ा आज बता ही देता हूँ ताकि फ्यूचर में आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में दिक्कत नहीं आए कि ये कोलैबोरेटर होते कौन से हैं। फर्स्ट मैंने कह दिया एडिटर। अगर मैं एडिटर की बात करूँ तो एडिटर को क्या कहते हैं अपन? संपादक। अब संपादक क्या होता है? ऑथर के द्वारा क्या किया जाता है? किसी बुक को लिख दिया जाता है, क्या वो ऑथर ही उस बुक को संपादित करता है? नहीं, एडिटर के द्वारा उस बुक को संपादित किया जाता है, फिर उस बुक को क्या किया जाता है? पब्लिश किया जाता है, किसी न किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या किसी न किसी के द्वारा उसको पब्लिश किया जाता है। जब वो चीज पब्लिश होती है तब आम जनता तक अपने सामने आती है। तो एडिटर की मदद, ऑथर की मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है एडिटर? उसको संपादित करने में उसको कौन होता है? एडिटर होता है, जो उसको अपन संपादक कहते हैं। तो वो उसका फायदा सहायक हुआ कि नहीं हुआ? सेकंड अगर अपन मैं बात करूं, अगर जरूरत पड़ती है तो उसका एक कंपाइलर भी होता है। क्या होता है? कंपाइलर। अब कंपाइलर को अपन क्या कह सकते हैं? मतलब कंपाइल करने के लिए, मतलब सारी बुक को तो अपन को पता है कंपाइल करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन अगर कोई कंपाइलर एक सोर्स कोड से दूसरे सोर्स कोड में या एक सोर्स कोड से उसको डेस्टिनेशन कोड में अगर उसको कंपाइल करता है, तो उसके लिए अपन किसकी जरूरत पड़ रही है? ऑथर का साथ कौन दे रहा है? कोई ना कोई कंपाइलर दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो कंपाइलर क्या करता है? अगर मैं कंपाइलर को अगर शॉर्ट में समझाऊं तो सोर्स कोड से डेस्टिनेशन कोड में, सोर्स कोड से डेस्टिनेशन कोड में कंपाइल करता है। जहां तक आपको समझ में आ रहा है, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है तो उसमें एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेटर होता है। कंपाइलर क्या करता है? पूरे के पूरे पैराग्राफ को या पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ कंपाइल कर देता है। मतलब क्या कर देता है? एक साथ, मान लो सपोज मैं कह रहा हूँ ये डॉक्यूमेंट है, तो इस पूरे डॉक्यूमेंट को क्या करेगा? एक साथ कंपाइल कर देगा। मतलब पूरी बुक को एक सोर्स कोड से दूसरे कोड में कंपाइल कर देता है। जैसे सोर्स कोड की बात कर रहा हूँ, जिस कोड में या जिस लैंग्वेज में या किसी भी फॉर्मेट में वो बुक लिखी हुई है, उसको अगर किसी दूसरे कोड में उसको मतलब रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए वो क्या कर देगा? मान लो उस बुक को उसको कंप्यूटर में डालनी है, तो कंपाइलर क्या करेगा? अब बुक लिखी किस गई है? मान लो हिंदी में लिखी गई है, इंग्लिश में लिखी हुई है, फ्रेंच में लिखी है, लेकिन कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है? कंप्यूटर सिर्फ और सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है, जो 0101 की फॉर्म में आती है। तो इस बुक के पूरे कंटेंट को, जो मान लो हिंदी में लिखा गया, इंग्लिश में लिखा गया, इसको पूरे का पूरे 0101 कोड, जिसे अपन क्या कहते हैं? डेस्टिनेशन कोड, उस कोड में ट्रांसलेट करने के लिए जो होता है, जो कंपाइलर होता है। और कंपाइलर क्या होता है? एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। तो ये कंपाइलर भी क्या करता है? एडिटर की मदद करता है कि उसका सहायक हुआ कि नहीं हुआ, तो इसलिए उसको भी किस में लेते हैं अपन? कोलैबोरेटर में लेते हैं। तीसरा अगर मैं बात करूं तो मैं कह देता हूं ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर क्या करता है? एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में परिवर्तित करता है। ट्रांसलेटर का काम क्या होता है? मतलब एक लैंग्वेज, यहाँ पे तो मैं लैंग्वेज को लेकर आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि एक भाषा में अगर दूसरी भाषा में अगर किसी चीज को ट्रांसलेट करना होता है, तो उसमें ट्रांसलेटर काम करता है। इसको कह सकते हैं अपन एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म, मतलब कोई भी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में अगर किसी चीज को मतलब ट्रांसलेट किया जाता है, तो वहां पे ट्रांसलेटर का यूज होता है। वहां पे भी ये क्या करता है? एडिटर का सहायक होता है, कोलैबोरेटर होता है। और चौथा क्या हो जाएगा अपने पास में? रीप्रिंटर। फोर्थ मैंने ले लिया रीप्रिंटर। इसको आप रीप्रिंटर कह दो या चाहे आप रिपीटर भी बोल सकते हो। मैं ये ऊपर वाले मिटा दूं, थर्ड तक ट्रांसलेटर तक मैं मिटा दूं, ताकि आपको क्या है? रिपीटर को समझने में दिक्कत नहीं हो, है ना? ये आपको, आपने लिख लिया होगा ट्रांसलेटर तक सब कुछ। चौथा मैं बात कर रहा हूं रीप्रिंटर या रिपीटर। मतलब उसको क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है।
तो मतलब जैसे जैसे अपन देखते हैं नए नए एडिशंस आते हैं कि नहीं आते किसी भी बुक के, कि मतलब उसको क्या किया जा रहा है, वापस रिपीट किया जा रहा है कुछ ना कुछ चेंजेस करके। आप एग्जाम्स के लिए भी देखते हो तो आप कह रहे हो अगर आप प्रीवियस ईयर के लिए जो कंटेंट लेके आते हो तो भाई नया क्या ऐड हुआ, तो उसका रीप्रिंट आता है कि नहीं आता है। जो भी रीप्रिंट आता है या किसी भी बुक या डॉक्यूमेंट का रीप्रिंट आता है तो उसमें रिपीटर होता है जो एज ए कोलैबोरेटर किसकी काम करता है, ऑथर की मदद करता है। और पांचवा क्या हो जाएगा आपके इलस्ट्रेटर, क्या हो जाएगा इलस्ट्रेटर। इलस्ट्रेटर किससे संबंधित होता है, चित्रण करने वाला। जो भी 3D डायमेंशंस या जो भी चित्र बनाए जाते हैं मतलब किसी भी बुक में या किसी भी डॉक्यूमेंट में, उसको इजी वे में समझाने के लिए या किसी भी टाइप का जो चित्रकारी का काम होता है वो किसका का होता है, इलस्ट्रेटर का होता है। तो वो भी क्या करता है, एक ऑथर का कोलैबोरेटर होता है। ये 5 टाइप के कोलैबोरेटर काम करते हैं। आज मैंने आपको पूरा का पूरा डिटेल में समझाया है। वीडियो थोड़ा लंबा भी हुआ होगा, आप आराम से इसको अच्छे से पढ़िए। इस जो फॉर्मेट में मैंने आपको बताया आप अपने नोट्स बना लीजिए या वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिए, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कि भाई कॉर्पोरेट बॉडीज क्या होती है। आप 1-2 बार इसको पढ़ोगे तो आपको चीजें याद हो जाएगी। अब जब मैं आपके सामने, और आप इसको पहले याद अवश्य कर लें, इसलिए मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ कि कल मैं आपके लिए इसके अब स्टेप बाय स्टेप, पहले अपन मिनिस्ट्री की करेंगे, फिर अपन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की करेंगे, फिर अपन इंस्टीट्यूशंस की करेंगे। तीनों की अलग अलग एंट्रीज बनाएंगे। कम से कम 5-6 क्वेश्चंस करवाऊंगा, आपको ये कॉर्पोरेट बॉडीज पूरी की पूरी समझ में आ जाएगी। और जैसे ही कॉर्पोरेट बॉडीज होती है तो डीएलआईएस वालों के लिए पूरा का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 03 सब्जेक्ट है उनका, ये पूरा का पूरा हो जाएगा। उसमें उनको AACR पढ़ना ही नहीं है, वो उनके कोर्स में भी नहीं है। और फिर जो रहेगा उसके 02 है, 02 में मैंने कॉलम को बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, और डीडीसी मैंने जितना पढ़ा है उतना ही पढ़ लेंगे। वो अगर शेड्यूल का यूज करना भी सीख जाएंगे तो भी अच्छे से 10 से क्वेश्चन बना सकते हैं। पर मैं टेबल्स को भी लेके आऊंगा बहुत जल्दी आपके लिए। कोई बच्चा चाह रहा है सर नहीं मेरे को तो 80 अबव करना है, 90 अबव करना है, तो मैं उसके लिए भी टेबल्स को भी पढ़ाने की पूरी कोशिश करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप मेरे, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए ताकि सबको प्रैक्टिकल क्लासेस का फायदा हो सके। जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मेरे को भी, जितना ज़्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा मेरे को भी डेडिकेशंस मिलेगा। मैं भी आपसे इंस्पायर होऊंगा। आप कमेंट करते रहिए, अगर मेरे को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप कमेंट्स भी कीजिए, ताकि मेरे को भी एक बूस्टअप मिलता है, मोटिवेशन मिलता है कि मैं एक सही डायरेक्शन में जा रहा हूँ और मैं मेरे बच्चों को सही पढ़ा रहा हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, और सब्सक्रिप्शन से आपको, सब्सक्राइब करने से आपको एक फायदा है, जो भी मेरी क्लास आने वाली होती है उसका आपको नोटिफिकेशन भी इजीली मिल जाता है। और क्लास और वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो। आप थोड़ा सा टाइम मेरे लिए भी दीजिए। आप क्लास देखने के बाद 2 मिनट देके भी मेरे को कमेंट कर सकते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया वो हमें अच्छा लगा या हमें अच्छे से समझ में आएगा, तो उससे मेरे को थोड़ा बूस्टअप मिलता है और मैं भी थोड़ा एनकरेज होकर आपके लिए और अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और पढ़ते रहिए।